हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर कंसीडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर्स जो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। एक तो होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटर जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में दोनों ही मेथड्स को अपना सकता है। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, दोनों की अपनी सूटेबिलिटी है। इस पार्ट में हम केवल जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है उसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है क्या, यानी कि इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है क्या। देखिए, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है ये लगभग वैसी ही है जैसे डोमेस्टिक मार्केटिंग होती है, यानी कि इसमें कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग वाला कोई खास रोल प्ले नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, वो जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो अपनी ही खुद की कंट्री में जो है अपने ही देश के जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होते हैं उनको, या फिर एक्सपोर्ट हाउसेस को, या फिर जो विजिटिंग फॉरेन बायर्स होते हैं उनको जो है बेच देता है। और उसके बाद जो ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्ट हाउसेस हैं या फॉरेन विजिटिंग बायर्स हैं, ये जो है इस गुड्स को जो है उसकी बेचने की जो है आगे फ्यूचर में फॉरेन मार्केट्स में बेचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। अब ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्ट हाउसेस हैं या फॉरेन विजिटिंग बायर्स हैं, ये जो है फॉरेन नेशन में जो गुड्स को अपने ही नेम पे बेचते हैं, इनके अपने ही टाइटल ओनरशिप पर इस गुड्स को बेचते हैं। और ना केवल अपनी ओनरशिप में बेचते हैं, बल्कि वो इसके लिए जो ब्रांड नेम का प्रयोग भी अपना ही करते हैं, यानी कि जो पहले वाला जो मैन्युफैक्चरर है उसके ब्रांड का प्रयोग ना करके अपने खुद का अलग से एक ब्रांड जो है उसको वो यूज़ करते हैं। और गुड्स से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे रिस्क भी जो है वो खुद बियर करते हैं, यानी कि जो भी क्योंकि जो ओनरशिप है वो अब उनके पास आ गई, तो जो भी रिस्क है वो भी सारे के सारे उनके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तो गुड्स की जो ओनरशिप है, जो टाइटल है, वो तुरंत जो है एक्सपोर्ट हाउसेस को या फॉरेन एक्सपोर्टर्स को या फॉरेन विजिटिंग बायर्स को तुरंत अपने देश में ही ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो टोटली ओनरशिप है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनकी है कि वो उस गुड्स को किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जो है सूटेबल है। देखिए, इनडायरेक्ट जो एक्सपोर्टिंग है वो किस तरह की जो गुड्स है उसके लिए वो सूटेबल है। खासकर जो ऐसे गुड्स होते हैं जो लो प्राइस के होते हैं उनके लिए सूटेबल है, और ख़ासकर जिनका हाई टर्नओवर प्रोडक्ट्स होता है, यानी कि जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में बार बार खरीदे जाते हैं, जस्ट लाइक सोप हो गए या शैम्पू हो गए या हेयर ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए या टूथपेस्ट हो गए, जो इस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो लगभग रेगुलरली परचेज़ किए जाते हैं। तो ऐसे केस में जो है जो एक मैन्युफैक्चरर है वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपना सकता है। कई बार और भी रीजंस हो जाते हैं, कई बार जैसे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एक इंटरनेशनल मार्केटर चाहकर भी जो है अपना खुद का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उस नेशन में इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि उस देश की जो गवर्नमेंट है वो ये तय करती है कि जो उनकी खुद की गवर्नमेंट एजेंसी है वही जो है गुड्स को इम्पोर्ट करेगी और कोई इम्पोर्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में जो है जो फॉरेन मार्केटर है, जो इंटरनेशनल मार्केटर है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि बजाय उसको सिर्फ जो इनडायरेक्ट चैनल है उसी को ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब वो चाहकर भी अपना खुद का जो है सेटअप इस्टेब्लिश नहीं कर पा सकता ऐसे देशों में। कई और रीजंस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो कई ऐसे नेशन में एंट्री करना चाहता है, एक न्यू नेशन में एंट्री करना चाहता है जिसका उसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है और उसका वहाँ एक्सपोजर भी नहीं है। अब ऐसे में जो है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बजाय वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना खुद का मार्केटिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की बजाय इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाए, इनडायरेक्ट नेटवर्किंग के थ्रू जाए। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं भी रहता तो उस केस में भी वो आसानी से जो है बिजनेस को वहाँ पर बंद कर सकता है। अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट में जाता है तो उसको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर उस नेशन में जो उसका जो गुड्स है वो खास में बिका नहीं। तो इनकी कई रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल मार्केटर है उसको जो है
इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाना पड़ता है। अब ये जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है ये वर्क कैसे करता है, इसको हम देखिए एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले अपने गुड्स को जो बेचता है, किसको गुड्स को बेचता है, देखिए वो बेचता है एक्सपोर्ट हाउसेस को या मर्चेंट एक्सपोर्टर को, जो उसके खुद के नेशंस के होते हैं। कई बार वो उनको नहीं बेचकर दूसरा रूट ये होता है कि वो जो है विजिटिंग फॉरेन बायर्स होते हैं उनको बेचता है, या फिर जो ओवरसीज़ इंपोर्ट हाउसेस होते हैं उनको बेच देता है, इनकी जो दूसरे नेशन के होते हैं। फिर ये जो इनको जो बेचता है ये जो है गुड्स को आगे बेचते हैं, इनकी गुड्स, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कंज्यूमर तक तो पहुँच नहीं पाते, इनको भी मिडिल मैन की हेल्प लेनी पड़ती है। ये फिर जो है गुड्स को बेचते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हाउसेज या मर्चेंट एक्सपोर्टर है या विजिटिंग फॉरेन बायर्स है या ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेज है, ये गुड्स को बेचते हैं आगे होलसेलर को। होलसेलर जो है फिर गुड्स को बेचता है आगे रिटेलर को, और रिटेलर जो है फाइनली गुड्स को बेचता है कंज्यूमर को। तो इस तरीके से जो गुड्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जो है एक्सपोर्ट हाउसेस या मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर विजिटिंग फॉरेन बायर्स या फॉरेन इंपोर्ट हाउसेस जो हैं उनको गुड्स बेच के उसकी जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे का जो रिस्क है वो सारा का सारा इनका है कि आगे उनके जो प्रॉफिट होगा वो भी जो इन मिडिल मैन है या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट हाउसेज है या मर्चेंट एक्सपोर्टर है या फॉरेन विजिटिंग बायर्स हैं, उन्हीं को ही मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स आए जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, खासकर जो एक्सपोर्ट हाउसेज है ये क्या होते हैं। देखिए एक्सपोर्ट हाउसेज या मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर जो होता है उसी के नेशंस के जो है लोग होते हैं या उस तरीके के एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो यही काम करते हैं कि वो वहाँ के जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनसे गुड्स बाय करते हैं और फिर उसको जो है अपने खुद के ब्रांड नेम पे, अपनी खुद की ओनरशिप पे फॉरेन नेशन में सेल करते हैं। एक और जो नेम आया है वो आया है फॉरेन विजिटिंग बायर्स। देखिए फॉरेन विजिटिंग बायर्स कौन होते हैं, देखिए ये वो लोग होते हैं जो फॉरेन से जो है विज़िट करते हैं मैन्युफैक्चर की कंट्री में। उनका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो बल्क क्वांटिटी में जो है वहाँ पर गुड्स को खरीदें और फिर बाद में जो है अपने ही ब्रांड नेम से, अपने ही नेम से जो है डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में उसको सेल करें। एक और जो नेम आया वो आया ओवरसीज़ इंपोर्ट हाउसेस। देखिए ये फॉरेन नेशंस के बड़े बड़े इंपोर्ट हाउसेस होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विजिट करते हैं मैन्युफैक्चर की कंट्री में और फिर वहाँ पर जो है गुड्स को बड़ी लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और आगे जाके जो है इस गुड्स को वो फिर अपने ही ब्रांड नेम से और अपने ही टाइटल पे बेचते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के फ़ायदे क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। देखिए क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स को सेल कर देता है। किसको सेल कर देता है, जो ये एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर है या विजिटिंग फॉरेन बायर्स हैं, इनको सेल कर देता है। तो उससे साथ ही उसकी जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है अब वो उसको खुद नहीं करनी बल्कि वो करेंगे। तो इसलिए वो अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेट है, जो अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे लगा सकता है, उसे अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। सेकंड जो एडवांटेज आती है दैट इज़ बियर ऑल टाइप ऑफ रिस्क। अब क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो अपना गुड्स जो है वो बेच दिया है एक्सपोर्ट हाउसेस को, मर्चेंट एक्सपोर्टर को या फिर विजिटिंग फॉरेन बायर्स को, अब उनकी जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो नेचुरली वो उनके पास है। तो उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो सारे के सारे रिस्क जो है वही बियर करेंगे, ना कि मैन्युफैक्चर बियर करेगा। अभी किस टाइप के रिस्क होते हैं, देखिए बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे ट्रांजिट रिस्क हो गया, जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम दूर दूर नेशन में गुड्स भेजते हैं तो रास्ते में गुड्स के ख़राब होने का, डैमेज होने का, शिप के डूबने का, कई तरह के रिस्क होते हैं, तो वो रिस्क से हम बच जाते हैं। क्रेडिट रिस्क हो गया, इनकी बैड डेट्स का रिस्क हो गया, इनकी जिस कस्टमर को हम उधार माल बेचें उससे पैसे ना हो पाए, तो वो रिस्क से भी हम बच जाते हैं। बिजनेस रिस्क हो गया, जिनकी जो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं उस रिस्क से बच सकते हैं। कंट्री रिस्क हो गया, उन कंट्री में कई बार लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, इन सारे रिस्क से जो है हम आसानी से बच पाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स को अपने ही नेशन में जो है सेल करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पेमेंट जो है तुरंत मिल जाती है। तीसरा जो आता है कैपिटल नॉट ब्लॉक्ड। देखिए जो मैन्युफैक्चरर की जो कैपिटल है वो ब्लॉक नहीं होती। क्यों ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को बेच देता है अपने ही नेशन में, इन एक्सपोर्ट हाउसेस को, मर्चेंट एक्सपोर्टर को या फॉरेन विजिटिंग बायर्स को। और ये जो फॉरेन विजिटिंग बायर्स और एक्सपोर्ट हाउसेज हैं ये जो है मैन्युफैक्चरर को तुरंत पेमेंट कर देते हैं जैसे ही वो उस नेशन में उससे गुड्स की डिलीवरी लेते हैं।
तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, इंटरनेशनल मार्केटर है, उसका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि उसको जो पेमेंट है वो बिल्कुल तुरंत ही मिल जाती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब क्योंकि देखिए ये जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं या फॉरेन विजिटिंग बायर्स हैं या ओवरसीज़ एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, क्योंकि ये उस नेशन से बिलोंग करते हैं, फॉरेन नेशन से आए हुए हैं, तो ये जो है उस नेशन के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको वो बेटर समझते हैं, वो कंज्यूमर के बिहेवियर्स को आसानी से समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड उनको जो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंज्यूमर को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी रिसर्च करवानी पड़ती है, उस रिसर्च की जिम्मेवारी भी जो है इन मर्चेंट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट हाउसेज या ओवरसीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेज की ही हो जाती है। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है, क्योंकि वो रेगुलरली इन चीज़ों को डील करते हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केटर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है फॉरेन नेशन के मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो इसका भी जो है फ़ायदा जो है एक मैन्युफैक्चरर को मिलता है, क्योंकि उसे जो है अपना खुद का एक रिसर्च नहीं करना पड़ता, उसे इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट एडवांटेज जो आती है दैट इज़ सुटेबल फॉर निश मार्केट। देखिए जो निश मार्केट होती है, खासकर ये जो स्मॉल साइज़ मार्केट है, देखिए स्मॉल साइज़ मार्केट है खासकर ऐसी मार्केट जिसका कोई खास साइज़ नहीं है। इनकी मान लीजिए जो हम जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है डिफरेंट नेशंस में उसके जो ग्राहक है वो बहुत लिमिटेड है। अब क्योंकि वहाँ पर ग्राहक लिमिटेड है, उनके लिए जो है हम हर नेशन में जो है अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करें, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि ग्राहक जो है वो लिमिटेड है। उससे जो है सेल एक पर्टिकुलर नेशन में हमारी एक लिमिटेड अमाउंट की है, तो उसके लिए हम डिफरेंट नेशन में डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसे केस में जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सूटेबल रहता है, क्योंकि उसमें हमें अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। हम जो है जो इनडायरेक्ट मीडिएटर है उनका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ पर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो इंडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं, खासकर एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर को, इंटरनेशनल मार्केटर को। उन डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नो कंट्रोल ओवर प्राइस। अब देखिए जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो गुड्स है वो बेच दिया जाएगा इन एक्सपोर्ट हाउसेज़ को, मर्चेंट एक्सपोर्टर या फॉरेन विजिटिंग बायर्स को, और वही जो है गुड्स जो है अपने ही ब्रांड नेम से, अपने ही ओनरशिप में, अपने ही टाइटल से जो है अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेंगे। तो फिर वो कितनी भी प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं कंज्यूमर से, उसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चरर का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर से तो बहुत कम दामों पर चीज़ ली जाए और जो कंज्यूमर को वही चीज़ जो है बहुत हाई रेट्स पे बेची जाए। तो ये भी एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। सेकंड जो डिसएडवांटेज आती है, डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। देखिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना गुड्स जो है बेच देता है इन एक्सपोर्ट हाउसेज़ को, फॉरेन विजिटिंग बायर्स या ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेज़ को, तो ये जो है वो गुड्स को अपने ही ब्रांड नेम से, अपने ही नेम से बेचते हैं डिफरेंट नेशंस में। तो उससे जो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि किसी को ये तो पता ही नहीं अल्टीमेटली ये जो गुड्स है वो वास्तव में किसने मैन्युफैक्चर किया। जो मीडिएटर है वही अपने ब्रांड का यूज़ करते हैं, वही अपनी सर्विसेज के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आगे एक दिक्कत कर सकता है उस मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि उसके ब्रांड को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती फॉरेन नेशन के अंदर। नंबर थर्ड आता है रिमेन इग्नोरेंट ऑफ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्योंकि देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो डिपेंडेंसी है इन एक्सपोर्ट हाउसेज़ पे, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पर, ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेज़ पे, वो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे जो है अपना गुड्स जो है इनको ही बेचना है और वो फिर अपने नेम से आगे फॉरेन नेशंस में बेचेंगे। तो इससे दिक्कत ये आती है कि वो अपनी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दें, खासकर मैन्युफैक्चरर का, कि हम तो इतने कम प्राइसेस पे लेंगे या हम आपसे गुड्स ही बाय नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है, क्योंकि वो उसका खुद का नेम तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसका खुद का जो ब्रांड है वो डोमेस्टिक नेशन में तो बहुत पॉपुलर हो, लेकिन फॉरेन नेशन में तो कोई भी नहीं जानता कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया। अब हमारे पास जब प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर जो ब्रांड लगा होगा, जो मार्क लगा होगा, हम तो यही समझेंगे कि इसी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक दिक्कत है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहती है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर पर। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है, गेट्स ओनली अ स्मॉल शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो एक एक्सपोर्ट का जो मेन फ़ायदा है, जो मेन प्रॉफिट्स है, वो तो चला जाता है एक्सपोर्ट हाउसेज या मर्चेंट एक्सपोर्टर या ओवरसीज इंपोर्ट हाउसेज की पॉकेट्स में, क्योंकि वो जो है बहुत सस्ते दामों पर मैन्युफैक्चर से गुड्स बाय करते हैं और फिर उसको बहुत ही लार्ज प्राइसेस पे जो है, बहुत हाई प्राइसेस पे जो है कंज्यूमर को बेचते हैं। तो जो मेन मैन्युफैक्चरर है जिसने मेन एफर्ट्स किए हैं उसको तो प्रॉफिट में बहुत ही कम हिस्सा मिलता है,
और जो सिर्फ अपनी ब्रांड्स का, अपनी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको जो है एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा लार्ज शेयर मिलता है। नेक्स्ट आता है नॉट सूटेबल फॉर हाईटेक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। देखिए जो इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जो काफ़ी हाईटेक होते हैं या कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, उसमें क्या होता है कि रेगुलर जो है आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स बहुत जल्दी सप्लाई करने होते हैं, तुरंत सप्लाई करने होते हैं। तो ऐसे में जो है जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहता मैन्युफैक्चरर के लिए। ऐसे केस में जो है मैन्युफैक्चरर को खुद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है, यानी कि उसको खुद का जो है मार्केटिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो यूँ कह सकते हैं कि देखिए इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के देखिए फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत छोटे साइज़ का है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सके फॉरेन नेशन में, तो उस केस में जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग फ़ायदेमंद है। और वैसे भी अगर मान लीजिए जो उसका प्रोडक्ट है वो फॉरेन नेशन में पॉपुलर नहीं है, खासकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है उसका फॉरेन नेशन में, तो उस केस में भी जो है अपने गुड्स को फॉरेन नेशन में अपने नेम से आसानी से नहीं बेच पाएगा। वहाँ पर भी जो है उसको जो इंटरमीडिएटर हैं उनकी जो सर्विसेज है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेंबर्स हैं, उनका फ़ायदा उठा सकता है उनकी रेपुटेशन के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।